अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि फिफ्थ जनरेशन ब्लैक बॉक्स के तहत 18 दिसंबर 2021 सैटरडे के दिन हम अपना स्पेशल वैल्यू एडिशन जो है प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एडवांस इंडिकेटर्स के तहत बाय और सेल किस तरह से की जाती है स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने बाय और सेल पर कुछ स्ट्रेटजी शेयर की थी। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि अगेन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि कुछ चीज़ें वाजे हो जाएं। फ्यू पैरामीटर्स ऑफ ब्लैक बॉक्स के तहत हम ये चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें ऐसा समझिए कि फ्यू पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल 10 to 15% जो है ब्लैक बॉक्स के फ्यू पैरामीटर्स हैं जो जिनके मुताबिक हम ये स्ट्रेटजीज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बाकी काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक जो है सीक्रेट्स हैं जो कि यहाँ पर पब्लिकली हम नहीं कर सकते, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक या दो दो करके इंशाल्लाह हम आपके सामने ज़रूर रखते जाएंगे टाइम टू टाइम, ताकि वो चीज़ें समझ भी आ जाएं। तो अचानक से अगर मैं 50% भी उनका जो है यहाँ पर रखना शुरू करूँ, तो 50% भी अगर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो कम से कम भी 6 से 8 घंटे की वीडियो बनेगी, तब जाके वो 50% भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके ऊपर बहुत टाइम लग जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि आज का जो हमारा स्क्रिप्ट होगा वो NRL है। NRL पर हम कुछ चीज़ें हैं उनको लेकर जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके ऊपर काम किस तरह से किया जाता है, किसी भी एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को जब एनालाइज किया जाता है, कितनी चीज़ों को उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और कितनी एनालिसिस उसके ऊपर की जाती हैं। फ्यू पैरामीटर्स ऑफ एनी स्टॉक एनालिसिस बाय फिफ्थ जनरेशन ब्लैक बॉक्स, जिसके अंदर मेगा साइकिल प्रीवियस और साइकिल करंट, इसके मुताबिक जोन बुलिश एंड जोन बेयरिश, स्पेल बुलिश स्पेल बेयरिश, ये जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं इनके बीच में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। वन में गेन कितने % हुआ, उसके बाद करेक्शन कितने % हुई, ठीक है, डेज बुलिश कितने रहा है वो स्क्रिप्ट, और डेज बेरिश कितने रहा है। ये चीज़ें हम जो है ट्रेंड वाइज साइकिल और जून और स्पेल के साथ ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। फंडामेंटल्स में EPS मल्टीपल्स एंड फ्री फ्लोट जो है वो देखेंगे। ये वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो हम फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मेगा साइकिल बुलिश जोन स्पेल में बहुत बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो ये हैं जो अभी शेयर करूँगा, ठीक है। EPS जैसे कि फंडामेंटल्स में तो बहुत सारे और भी जो है ना पैरामीटर्स हैं। 11 पैरामीटर्स तो आपके साथ मैंने डिस्कस किए, उनके ऊपर मैंने EPS मल्टीपल्स और फ्री फ्लॉट आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं ना, अभी भी उन्हीं के ऊपर बात होगी, ठीक है। इंडिकेटर्स में हाई लो क्लोज चेंज ये देखेंगे हम डेली वीकली मंथली बेस पर। ऑसिलेटर्स आ जाएगा, मूविंग एवरेज आ जाएगी, RSI, स्टैंडर्ड डेविएशन, बोलिंजर बैंड, अपर मिडल लोअर लिमिट्स इसकी आ जाएंगी, इन पर बात होगी। और उसके बाद जो है हाईली एडवांस जो है फिबोनाची प्रोजेक्शन बुलिश बियरिश और फिबोनाची रिट्रेसमेंट बुलिश बियरिश, WD गैन प्रोजेक्शन बुलिश बियरिश, WD गैन रिट्रेसमेंट बुलिश बियरिश, इन चीज़ों पर बात होगी, ठीक है। आज के दिन NRL को लेकर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि एक स्क्रिप्ट को लेकर क्या क्या करना पड़ता है। और आप भी इसी तरह से मेहनत करके स्ट्रेटजी बनाएंगे किसी स्क्रिप्ट को लेकर, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी आपकी। एक स्क्रिप्ट को किस तरह से पिक किया जाता है, उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम चलते हैं NRL के फंडामेंटल्स की तरफ, कि फंडामेंटल में NRL की EPS के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये NRL है स्क्रिप्ट, और इसके क्वार्टर्स देखिएगा 1 2 3 4 क्वार्टर्स, यानी कि एक साल से इसकी EPS पॉजिटिव आ रही है। उससे पीछे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स के 1.5-2 साल से इसकी EPS ख़राब आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, जो कि हाईली नेगेटिव 13 - 34 - 16 43 8 28 64, बीच में एक बार पॉजिटिव फिर 16 माइनस, ये 1.5 साल तक इसकी EPS नेगेटिव आती रही। और सिर्फ एक साल अभी रिसेंटली 1 ईयर इसकी EPS पॉजिटिव आती रही है। तो इस स्टॉक की पोजीशन हम देखते हैं। अब देखें पिछले 1.5 साल से EPS बेकार आ रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव आ रही थी, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। ज़रा गौर करने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा चीज़ों का। एक साल से EPS पॉजिटिव आ रही थी, तो स्टॉक का हशर नशर देखें क्या हो गया है।
ये है साइकोलॉजिकली खेलना। एक मैनिपुलेटर जो है वो किस तरह से साइकोलॉजी के साथ खेलता है लोगों की, जो पॉजिटिव ईपीएस मार्केट में आ जाती है, ठीक है, उसको देखकर जब बाइंग सेलिंग की जाती है, देखें इसमें मैनिपुलेटर भी क्या करे। जब एक बंदा बाय करता है या सेल करता है, किसी भी स्टॉक को पिक करता है, वो अगर ईपीएस को देखकर या किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखकर जस्ट वो काम करता है, तो उसका तो सरवाइव करना बनता ही नहीं मार्केट में, वो कर ही नहीं सकता, वो तो मार्केट में मार ही खाएगा। आपके सामने पोजीशन है, अगर इसकी 1 साल से ईपीएस पॉजिटिव आ रही तो एक साल से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, पिछले कई 1.5-2 साल से नेगेटिव आ रही तो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, तो उल्टा चक्कर है या नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट में क्या क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी से अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि मार्केट का असल जो है जो साइकिल, जोन और स्पेल ही है जिसके मुताबिक काम किया जाता है, बाकी ये सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर। इसके एनआरएल के कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, वो किस तरह से हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग किस तरह से एक स्टॉक को जो एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट किस तरह से किया जा सकता है। ये डेली बेसिस पर है, 8 से 10 दिन का डेली बेसिस पर, फिर वीकली बेसिस पर आ जाएगा। देखें कोई भी स्टॉक है, उसके हाई, लो, क्लोज और चेंज ये चेक किए जाते हैं। वो उसकी वजह क्या है बेसिक्स में वो समझा देता हूँ। जैसे इसने 263 का हाई लगाया अभी रिसेंटली 17 तारीख 12वां महीना, यानी कि कल फ्राइडे के दिन इस सेशन में, और इसने लो लगाया था 256 का, और क्लोजिंग इसकी 260 पर आ गई, ठीक है। इसने चेंज किया है -8.70 रुपये। इट मीन्स 8.70 रुपये इसने तोड़े हैं इस सेशन में, जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई है इसकी, ठीक है। अब हाई क्यों देखा जाता है कि हाई इसका क्या लगा है? हाई इसलिए देखा जाता है कि वहाँ से जो रिजेक्शन आया है, प्राइस रिजेक्शन स्ट्रेटजी के तहत इसको देखा जाता है कि इसका रिजेक्शन कितना आया है। इसने लो ये लगाया, क्लोजिंग और हाई के बीच में क्या फ़र्क आ गया। 260 पर क्लोजिंग आई, 263.90 यानी कि 264 लगा लें सीधा सीधा, कि 4 रुपये इसने जो है रनिंग करेक्शन ली है। किसी भी स्क्रिप्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो वो कभी भी इस तरह स्ट्रॉन्ग रनिंग करेक्शन नहीं लेता है, ठीक है। और इतना नहीं डिस्काउंट होता है, 8.07 रुपये। जैसे कि एक स्टॉक है वो हाई गया, ऊपर गया, और ऊपर से जब वो रनिंग करेक्शन ले रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, इट मीन्स कि कोई गड़बड़ है, उसके अंदर ज़रूर वीकनेस है कि वो प्राइस रिजेक्शन क्यों दे रहा है। हाई देख लिया, लो देख लिया कि नीचे कहाँ तक गया है, फिर उससे ऊपर कहाँ तक आया है, ठीक है। ऊपर ये 256 तक आया तो 260 पर आकर क्लोजिंग आ गई। इट मीन्स के नीचे उतना गया, ऊपर भी 4 रुपये गया, नीचे भी 4 रुपये गया, बट इसकी लास्ट टाइम क्लोजिंग कहाँ पर थी वो ज़्यादा मायने रखती है इसकी। और इसने फिर जो है तोड़ा इतना कैसे? अगर ये 4 रुपये ऊपर गया, 4 रुपये नीचे गया, तो 8 रुपये माइनस कैसे किए? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लास्ट टाइम जो क्लोजिंग थी वो ऊपर की थी, फिर उससे डिस्काउंट होकर नीचे आया है, तो 8 रुपये माइनस किए, तो इसमें वीकनेस वाज़े तौर पर नज़र आई कि प्राइस रिजेक्शन भी इसके अंदर हुआ। इसी तरह से फिर ये देखना है डेली बेसिस पर, ये डेली बेसिस पर क्या माइनस कर रहा है। डेली बेसिस पर 18 रुपये, 15 रुपये माइनस, फिर 8 रुपये माइनस, 16 रुपये, बीच में एक दिन पॉजिटिव, फिर 3, 9, 1, 4 ये माइनस रहा, फिर ये 3 दिन पॉजिटिव रहा, अब फिर माइनस रहा। यहाँ से असेसमेंट किया जा सकता है कि माइनस कितने दिन रह रहा है और पॉजिटिव कितने दिन आ रहा है, ठीक है। अब ऑसिलेटर देखते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टैंडर्ड डेविएशन और बोलिंजर बैंड की अपर, मिडल, लोअर लिमिट्स। ये जितनी भी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये हमारे सिस्टम के जो है ना अपग्रेडेशन के मुताबिक हमारी अपनी जो है वैल्यू रिपोर्टेड हैं, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल सकती, ठीक है। आप अगर चार्ट पर जाते हैं, ग्राफ पर जाते हैं, वहाँ पर आप ऑसिलेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई वगैरह लगाते हैं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलेंगी। ये हमारी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक सेट की हुई चीज़ें हैं, तो आप जब बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो आप उसके मुताबिक काम वहाँ पर कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। ऑसिलेटर इसका देखते हैं तो वो 79.1 पर खड़ा है, मूविंग एवरेज 72 पर है, ठीक है। ये 72 की मूविंग एवरेज सेटेड है, तो ये इस तरह से हम अपने मुताबिक देखते हैं इसको। आरएसआई 46.3 पर है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.2। अब अपर, मिडल, लोअर जो इसकी लिमिट्स है बोलिंजर बैंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर देखें इसकी क्लोजिंग आ गई 260, मिडल इसकी जो बीच वाली मूविंग एवरेज है 20 वाली वो रह गई इसकी 262। इट मीन्स के 260 पर क्लोजिंग आई, ऊपर 262 है, तो ये इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा। जैसे कि 263.90 तक गया,
इस मिडल को इसने ड्रिल भी किया ऊपर की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, 260 पर क्लोजिंग दी। इसी तरह से इसकी लोअर लिमिट जो 229.8 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लोअर लिमिट ये टेस्ट कर सकता है, 229 तक जा सकता है आराम से, जैसे कि 232 तक ये लगा के आया है। तो ये हो गया डेली बेसिस पर। वीकली बेसिस पर अगर देखते हैं तो बोलिंजर बैंड हमें ये बताता है कि वीकली बेसिस पर ये नीचे का जो लोअर लिमिट है इसकी वो 206 की दिखा रहा है, ठीक है। अब 232 तो ये लो लगा चुका है अभी का, और इसकी लोअर लिमिट भी इसी के आसपास है। अब ये नीचे की दिखा रहा है कि 206 रुपये इसकी लोअर लिमिट है, टेस्ट हो सकती है, ठीक है। 232 अगर 229 अगर नीचे ड्रिल होती है तो 225, 222, 220 तो ये आराम से दिखा सकता है। अब ये रेट याद रखिएगा, 220 से ऊपर ऊपर और 206 तक, 201 200 से लेके 210 के बीच बीच में, ये रेट याद रखिएगा, आगे काम आएगा, मैं आपसे पूछ लूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। ये तो हो गया इसका जो है फार्मूला ये। अब आ जाते हैं असल चीज़ की तरफ कि ये क्या चीज़ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, जो कि लेवल्स निकलते हैं। अब देखें, इन चीज़ों से असेसमेंट की जाती है, प्रोबेबिलिटी की होती है, इससे प्रेडिक्शंस की जाती हैं कि एनआरएल आने वाले टाइम में क्या रेट्स दे सकता है, इसकी बाइंग कहाँ से मुमकिन है। जब बाइंग की जाती है तो इन चीज़ों को नोट किया जाता है कि कहाँ से बाइंग कर सकते हैं और वो कौन से रेट हम जो है देख सकते हैं जहाँ से बाइंग बनाई जाए। तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ कि जो बेरिश प्रोजेक्शन है वो और बुलिश रिट्रेसमेंट, ये दोनों मिलाकर बाइंग साइड से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और बुलिश प्रोजेक्शन और बेरिश रिट्रेसमेंट मिलाकर अगर असेसमेंट की जाए तो वो सेलिंग साइड से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं एनआरएल की पोजीशन क्या है। अब देखें, जो प्रीवियस मेगा साइकिल रहा है जिसका हाई जो है 796 रुपये रहा है, ठीक है, 796 रुपये 6 पैसे 60 पैसे, और लो इसने लगाया 70 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, हाई और लो। अब इस हाई और लो को दिखा देते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो अभी रीसेंट साइकिल है, इसका 625 रुपये 80 पैसे का हाई है, 232 रुपये 20 पैसे का लो है। हम अगर इसको चार्ट पर ग्राफ पर देखें तो इसका जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, प्रीवियस मेगा साइकिल का जो हाई है वो ये रहा जो मैं बता रहा था ऊपर का, और उसका लो जो है वो यहाँ नीचे रहेगा 70 के आसपास। अब ये प्रीवियस मेगा साइकिल हो गया। अब ये रीसेंट जो है साइकिल जो चल रहा है वो यहाँ से ऊपर आया है इस जगह तक, यहाँ से नीचे आ गया। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस मेगा साइकिल 796 पे 60 पैसे और उसका लो रहा है 70 रुपये 50 पैसे। अब प्रीवियस मेगा साइकिल के अंदर इसके अंदर चेंज कितना आया है? चेंज इसके अंदर 726 रुपये 10 पैसे, 726 रुपये 10 पैसे इसने तोड़े हैं प्रीवियस मेगा साइकिल के अंदर। आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि 726 पे परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, 91%। क्या कमाल कर रहा है ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्टॉक इतना भी ऐसा भी कर सकता है। देखें क्या हुआ था इसको, अच्छा खासा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, नेशनल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान, NRL, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल भी इसका अच्छा है और जो है स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसको आखिर हुआ क्या था कि 726 रुपये इसने तोड़े प्रीवियस मेगा साइकिल में, 91% बनता है। ज़रा अगर थोड़ा बहुत और आ जाता तो 100%, यानी कि ये डिस्काउंट हो रहा है। आखिर हुआ क्या था कंपनी को, आखिर कौन सा कंपनी में बवाल आ गया था, क्या प्रॉब्लम आ गया था कंपनी के अंदर, क्या काम बंद हो गया था, क्या हो क्या गया था कि इतना डिस्काउंट हुआ है ये रेट। ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर होती हुई। उसके बाद सेकंड आप देखें, इस साइकिल जो रीसेंट साइकिल जो चल रहा है, 625 हाई लगाया, 232 जो है इसने लो लगाया, अभी रीसेंट लो 232 का ही है, ठीक है, जिसमें चेंज इसने दिया 393 रुपये 70 पैसे। अब 62 रुपये यानी कि 62.9% इसने तोड़ा है इस रीसेंट साइकिल में। इसने 62.9%, आधे से भी ज़्यादा डिस्काउंट हुआ है। हालांकि अगर ये देखा जाए जो इंडेक्स चला है 27,000 से 49,000 के करीब तक, तो उसने उसने मेरे ख्याल में कोई -12%, माइनस यही 5-6 हज़ार 5,000 माइनस किया है अभी तक।
और ये 62.9% माइनस कर रहा है। ये है ये पोजीशन है, देखें कहाँ, इसी पोजीशन को, इसी चीज़ को हम ये देखकर एनालाइज करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि कभी भी इंडेक्स और जो है इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का साइकिल जोन स्पेल एक नहीं हो सकता। हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का साइकिल अलग है, जोन अलग है, स्पेल अलग है, वो अपने दायरे कार में काम कर रहा होता है, उसका किसी साइकिल, किसी स्क्रिप्ट या इंडेक्स के साथ कोई वास्ता नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं ना, इंडेक्स तो अभी डिस्काउंट हुआ ही नहीं इतना कुछ खास, ये स्क्रिप्ट जो है 100% के करीब डिस्काउंट हुए, ठीक है। तो आप खुद देखें कि आप जो है क्या इंडेक्स को देकर बाइंग करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो आप स्क्रिप्ट में काम कर ही नहीं सकते। अब ये बाकी जोन आ जाते हैं नीचे, इसी में हम आगे चलते हैं। देखें NRL इसकी क्लोजिंग 260 पर आ गई। अब हम असेसमेंट यहाँ पर करेंगे कि एक प्रेडिक्शन देंगे कि भाई इसके कौन से रेट हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। 23.6% पर ये कह रहा है कि 232 रुपये ये देगा, जो कि ये लो ऑलरेडी लगा चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट 232 का लो ये कह रहा है फिबोनाची प्रोजेक्शन। WD गेन प्रोजेक्शन कहता है बेरिश के 230 रुपये 6 पैसे 25% पर दिखाता है ये, हालांकि वो ये दे चुका है 232, बाकी 2 रुपये नीचे। ये एक्यूरेट इसने हमें जो है वो निकाल कर दी है रेशो। अब आगे कहता है ये कि 238 बल्कि 38.2%, 38.2% पर ये 216 का रेट नीचे का दे सकता है। उससे पहले हमें एक और रेट मिल रहा है WD गेन प्रोजेक्शन के मुताबिक 33% पर 222 का, ठीक है। वो जो बोलिंजर बैंड पर मैंने कहा था कि आपको याद रखना 220-30 के बीच में 25-22 रेट दिखा रहा है, वो इसी तरह से ये WD गेन प्रोजेक्शन भी कहता है कि 33% पर मैं 222 का रेट दे रहा हूँ। इसका जो लो लगा रिसेंट 232, अगर ये टूटता है तो 222 इसका रेट नज़र आ सकता है आसानी से। उसके बाद 42% पर 212 का दे रहा है, ठीक है। 50% पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बुलिश कहता है कि 229 है इसका रेट, ठीक है। और यहाँ पर 50% पर ये प्रोजेक्शन फिबोनाची प्रोजेक्शन जो बेरिश है 50% पर कहता है कि 204 का भी रेट इसका आने वाला। अगर ये 216 टूटता है तो 204 भी इसको आसानी से मिल सकता है। और WD गेन 50% पर 204, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर, तो ये कहता है कि 161, बल्कि यहाँ पर ये हमें कोई भी अट्रैक्टिव रेट यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम इसके ऊपर आ जाते हैं WD गेन रिट्रेसमेंट के ऊपर। ये कहता है कि 75% पर मैं 206 का रेट आपको बआसानी दिखा सकता हूँ। अगर ये रेट टूटते हैं 232 के बाद 216, 222, 204, ये 212 टूटता है, फिर ये 204 ये 206 ये दे रहा है, और 125% पर आकर 204 का रेट भी ये दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको कहा था बोलिंजर बैंड पर 206 का रेट वो दे रहा है। तो इट मीन्स कि हम ये असेसमेंट कर सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि अगर ये लो टूटता है 232 का, तो आगे का रेट 222 का हमें मिल रहा है बआसानी, 216, 222 यहाँ तक हम देख सकते हैं। तो हम जो है स्प्लिट मोड के अंदर यहाँ पर बाइंग अपनी बनाना शुरू कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी हम 216 या 222 पर बाय कर सकते हैं। उसके बाद वेट करेंगे, अगर ये मज़ीद टूटता है 212, 204, ठीक है। अगर ये 212, 204 ये दिखाता है, जैसे कि ये 125% पर 204 दे रहा है, 75% पर 209 ये दिख रहा है, 209 दे रहा है, ठीक है। 204 से पहले 209 भी है, बट हमें वो रेट देखना है जो ज़्यादा हमें सब मिलकर दे रहे हों। जैसे कि 125% 204 दे रहा है, ये दे रहा है WD गेन रिट्रेसमेंट। अगर ऊपर आते हैं WD गेन प्रोजेक्शन 50% पर 204 दे रहा है, फिबोनाची प्रोजेक्शन भी 50% पर 204 ही दे रहा है, बट ये 42% पर 212 भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 75% पर WD गेन रिट्रेसमेंट 209 भी दे रहा है। इट मीन्स के फर्स्ट हमारी बाइंग हो सकती है 222, 216 के दरमियान स्प्लिट मोड के अंदर। अगर ये रेट टूटते हैं तो मज़ीद हम देख सकते हैं 209 और 204 भी, ठीक है। ये हम सेकंड टाइम स्प्लिट मोड के अंदर यहाँ पर बाइंग भी बना सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है कि ये रेट भी टूट जाते हैं, तो हम थर्ड स्प्लिट मोड के अंदर भी जा सकते हैं फिर। तो ये एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका जो है एक स्ट्रेटजी है आपकी, जिस पर आप काम कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसी पोजीशंस पर मार नहीं पड़ सकती। ठीक है, ये होती है असेसमेंट कि आप असेसमेंट किससे करते हैं। यहाँ पर आप रेट्स किस तरह से असेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर कि कौन कौन से हमें रेट्स मिल सकते हैं, और प्रिडिक्शंस आप क्या करते हैं कि भाई ये रेट भी आ सकता है, ये भी रेट मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो यही तो होती है प्रिडिक्शन। लेकिन ये जस्ट 10 to 15% जो पैरामीटर्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, हम 100% देखते हैं। 100% में वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि सीक्रेट से ब्लैक बॉक्स डेटा का, जो कि यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं किया जा रहा। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक चीज़ है कि यहाँ पर इंडेक्स हमें कह रहा है कि ये जो साइकिल अब चला था, ये वाला रीसेंट साइकिल 27,000 से 49,000 तक, तो इंडेक्स ने गेन किया 81%। 81% इसलिए 100% क्यों नहीं, क्योंकि प्रीवियस जो मेगा साइकिल था वो 53,000 तक भी गया था, तो ये गया है 49,000 तक। तो इसलिए इसने ये वाला साइकिल जो है इसने 81% जो गेन किया है, और ऊपर गया है 49,000 तक। तो वहाँ से जब ये नीचे आया बेरिश ट्रेंड के अंदर, तो इसने जो करेक्शन ली है वो -23.2% की ली है। और बुलिश ट्रेंड जब से इसने बनाया है 27,000 से 49,000 तक, और वहाँ से अभी तक बुलिश में ही अभी तक अपने साइकिल में जब से चल रहा है 27,000 से ऊपर, वो चल रहा है 445 दिनों से। और हाई से जो नीचे बेरिश ट्रेंड में जा रहा है वो 186 दिनों से चल रहा है। ठीक है, बाकी आगे ये मल्टीपल्स ये वो हैं। अब हम एनआरएल को यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एनआरएल की क्या पोजीशन है। एनआरएल जो है इसने गेन किया है अपने इस साइकिल में 787.4% इसने गेन किया है, और इसने लूज़ किया है, करेक्शन ली है अपने हाई से डाउन साइड को -65.9%। ठीक है, और ये तकरीबन जब से इसने अपनी साइकिल में चला है तो 347 दिन हो गए अपने साइकिल में अभी तक ऊपर ट्रेड कर रहा है। और बेरिश जब से बेरिश ट्रेंड में आया तो 284 दिनों से बेरिश ट्रेंड में ऊपर से डाउन से यानी कि हाई से डाउन साइड, हाई से लो में ये ट्रेड कर रहा है 284 दिनों से। ठीक हो गया। अब इसी के मल्टीपल्स अगर देखते हैं एनआरएल के 11.8 हैं। मल्टीपल्स उसको कहते हैं जैसे कि कोई कंपनी है, उसकी वो उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आउटपुट इनपुट ये क्या आ रहे हैं, उसके डेली बेसिस पर चेंज होते हैं वो। तो डेली बेसिस पर फिर वो मिलाकर वीकली पर चले जाते हैं, मंथली पर चले जाते हैं, फिर क्वार्टरली आ जाते हैं, फिर क्वार्टरली के फिर रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं कि कंपनी की ओवरऑल पोजीशन क्या है। उसी तरह से ये आ जाता है फिर फ्री फ्लॉट, कि एनआरएल का फ्री फ्लॉट 26 मिलियन का है इस वक्त। 26 मिलियन का फ्री फ्लोट इसका इस वक्त अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम एक स्टॉक को असेसमेंट जब करते हैं कि स्टॉक की, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि इस जोन में, ठीक है, ये जो अभी जोन है इसमें मार्केट जो ऊपर गई है, इस वाले जो है मार्केट ने ये ट्रेंड बनाया है अपना, तो -12.8% डिक्रीज़ किया है इसने। ये जो इसका जो माइनस ट्रेंड चला है ना अभी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बेरिश जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 49,000 से अभी जो रीसेंट इसने लो लगाया ना अपना, लो इसका रीसेंट है तकरीबन जो 42,715 का है। ठीक है, 48,981 से 42,715 का जो लो लगा है, इसने माइनस किया है -12.8%। ठीक है, और करेक्शन बनती है इसकी 18.9% की करेक्शन बनती है। ठीक है, ये अलग अलग इसके कैलकुलेशन फिगर्स हैं जो कि ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये इंडेक्स जो है 183 डेज से जो है ना डाउन साइड जो है काम कर रहा है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, और आज तीसरा दिन है इस स्पेल के अंदर जो ये डाउन साइड काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये है कि आगे मल्टीपल फ्री फ्लोट आ जाते हैं, इनको छोड़ के हम अपने एनआरएल को चेक करते हैं क्योंकि एनआरएल पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एनआरएल जो है
जब से NRL ने अपना हाई लगाया है वहाँ से ये नीचे जब से चल रहा है इसने -62.9% डिक्रीज़ किया है, और करेक्शन इसकी बनती है NRL की 7.1% की, ठीक है, 7.1% की। और डेज कितने दिनों से ये अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है? 222 दिनों से, ठीक हो गया। और अभी जो इसने जो लो लगाया है, रीसेंट लो इसका लगाया जो 232 का, उसके ऊपर ये 11 दिन हो गए अब ऊपर काम कर रहा है अभी तक, ठीक है, 11 दिन हो गए अभी अपने लो से ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह से इसके जो बाकी मल्टीपल्स और फ्री फ्लोट हमने चेक कर लिया। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं आगे दूसरी शीट पर, बेरिश जोन स्पेल बुलिश। अभी इस बेरिश जोन का जो स्पेल ऊपर की तरफ चला है ना, अपवर्ड करेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स ने जो अभी लो लगाया है 42,715 का, ठीक है, 42,715 से ऊपर जो ये गया है वो 4.2% गया है, यानी कि 42,715 से जो 44,507 का इसने हाई लगाया है, उस 42,715 से 44,507 तक इसने जो अपवर्ड मूव किया वो 4.2% बनता है। और 44,507 से नीचे जो ये आया है 43,900 की क्लोजिंग, अभी जो रिसेंट इसकी क्लोजिंग है वो 1,700, बल्कि अगेन मैं यहाँ पर कह देता अगेन ट्राई करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर आ जाए। इंडेक्स जो चला 42,715 का लो लगाकर ऊपर गया, ठीक है, 44,507 तक, 4.2% इसने गेन किया, जो कि पॉइंट बनते हैं 1,792, ठीक हो गया। 44,507 लगाया इसने। वहाँ से जब ये नीचे आया है 43,900 पर, अभी की जो इसकी क्लोजिंग है 43,900 पर, तो इसने लूज़ किए हैं 607 पॉइंट, यानी कि 1,792 पॉइंट इंक्रीज़ किए थे, ठीक है, और डिक्रीज़ किए 607 पॉइंट, जो कि परसेंटेज के मुताबिक बनता है -33.9%। अब सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं, 4.2% ऊपर गया, -33.9% नीचे आया, ठीक है। अब ये है, ये अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। अब कितने दिन हो गए हैं कि यहाँ पर इंडेक्स जो है वो डाउन साइड आया है, ठीक है। एक अब पहला दिन है इंडेक्स ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है, पहला दिन है, क्योंकि जो भी फ्राइडे की क्लोजिंग थी जो पॉजिटिव रही, तो इस वजह से इसने पॉजिटिव, वन डे है पॉजिटिव रहा। अब इंडेक्स जो है 2 दिन से नीचे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये बताएगा कि पॉजिटिव अपने लो से ऊपर कितने दिन काम कर रहा है। अभी इसने रिसेंट जो है 1 दिन हुआ है कि ऊपर चला है ये फ्राइडे वाले दिन, बाकी 88वां चिराड़ ये सारे इतने इतने दिन से अपने लो से ऊपर काम कर रहे हैं, इतने दिन हो गए। इंडेक्स जो है 2 दिन से अपने हाई से नीचे काम कर रहा है, जो इसका हाई लगा है ना 44,507 इस रिसेंट इस जो है स्पेल का, उससे 2 दिन हो गए हैं नीचे काम कर रहा है। हमारा NRL की पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर NRL कहता है कि जब इस स्पेल का इसने जो 232 लगाया था, इसने 232 जो लो लगाया था, ठीक है, उससे ऊपर ये जो गया है 277 जो भी इसने रेट लगाया, 19.3% इसने जो है ना गेन किया। जब वहाँ से ये नीचे आया 277 आई थिंक जो भी रेट लगाया, उससे जो नीचे आया 256-57 का रेट जो इसने दिया, वहाँ तक इसने जो है -35.4% डिक्रीज़ किया, करेक्शन ली, ठीक हो गया। और NRL जो 10 दिन हो गए, ठीक है, 10-11 दिन जो भी हो गए इसके अपने लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर से जो ये नीचे आया उसको आज उसको पहला दिन है कि हाई से लो, इसने पहला दिन है कि हाई से लो में करेक्शन दी है, ठीक है। बाकी ये इसके मल्टीपल्स और फ्री फ्लोट आपके सामने है, पहले भी डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट बेरिश ऑन स्पेल बेरिश। अब इसका स्पेल आ जाता है बेरिश में, कि अब जो इसका स्पेल बेरिश चल रहा है उसकी बात होगी। उसमें क्या पोजीशन है, इंडेक्स जो है 44,507 इसने अभी का जो हाई लगाया है इस स्पेल का, वहाँ से ये जो नीचे आया है ना, वहाँ से नीचे आया 607%, 607 पॉइंट नीचे आया, जो कि बनता है -2.1%, ठीक है। और करेक्शन बनती है इसकी 36.2%। कितने दिन से नीचे ट्रेड कर रहा है? 2 दिन से, अपने रिसेंट हाई से 2 दिन हो गए नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर 0 दे दिया है, क्योंकि अभी का जिसका लो लगा है ना, उससे ऊपर ये अब ट्रेड कर चुका है, प्लस में आ चुका है। इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग जो प्लस में थी, इसलिए यहाँ पर 0 दे रहा है। इसी तरह NRL की पोजीशन देखते हैं अपने NRL को, क्योंकि हम NRL की असेसमेंट कर रहे हैं ना कि NRL की हमारी पोजीशन क्या है।
अब देखें एनआरएल का जो हाई लगा है 270 76 जो भी इस रेट पर इसने हाई लगाया है, वहाँ से ये डिक्रीज़ हुआ है -7.5%, और करेक्शन बनती है इसकी एनआरएल की 19.1%। एनआरएल एक दिन हुआ है कि इसने नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू किया है, और ज़ीरो इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर अभी तक इसने जो है ना नए लो नहीं दिए, ठीक है, अभी तक जो है अपना इसने नया लो नहीं दिए, या ये जो है इंडेक्स को, जैसे कि इंडेक्स ने अपना जो है ज़ीरो दिखाया, इट मीन्स कि ये अपना नया जो लो नहीं लगा सका, अभी पॉजिटिव परफॉर्म किया। इसी तरह से ये भी जब ये मज़ीद नीचे डिस्काउंट होगा तो यहाँ से नंबर बढ़ जाएंगे, इसके नंबरिंग बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया इसकी ये पोजीशन स्पेल वाइज। अब साइकिल के बारे में चलते हैं एग्लोमेरेटिव डेटा वाइज। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगी एक चीज़ आपके। इंडेक्स कितने दिन से, 2 दिन से नीचे परफॉर्म कर रहा है। ये DGKC, ग्रीवाल, सीमट, फ्लाइंग, ये 0 यहाँ पर क्यों दे रहा है? वजह यह है कि इन्होंने रीसेंट अपना हाई लगाया है, ठीक है। 2 दिन पहले जो मार्केट माइनस हुई थी उसमें वो नीचे थे, पर दोबारा इन्होंने अपना जो हाई लगाया है ना, वो 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि इन्होंने लो भी अपना नया लगाया, हाई भी नया लगाया। इंडेक्स ने 2 दिन से नीचे परफॉर्म करा है। अब इसको हम जाकर थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। वहाँ पर हम चलते हैं चार्ट पर। मैं यहाँ पर फ्लाइंग देख लेता हूँ ताकि एक ही स्टॉक देखते हैं, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये फ्लाइंग सीमट है, इसने क्या किया, अपना नया हाई दिया है ये वाला, ठीक है। इसका ये नया हाई है, इन कैंडल से इसने जो ये लो लगाया, इसके बाद इसने एक नया हाई दिया, इट मीन्स कि वहाँ पर 0 आ गया। अब इसी हाई को ये मेंटेन करता है, एक और ऊपर चली जाती है कैंडल, इस हाई को भी ब्रेक करती है, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा कि एक दिन हो गया अपने हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बल्कि 1 नहीं आएगा, यहाँ से जितने दिन ऊपर परफॉर्म कर रहा है ये सारे दिन उसमें ऐड हो जाएंगे और ऊपर आकर वहाँ पर प्लस हो जाएंगे। नीचे भी इसने नया हाई दिया है, बल्कि नया लो दिया है, तो इस वजह से नीचे वो वहाँ पर 0 दे रहा है। नया लो भी इसी दिन दिया, नया हाई भी इसी दिन, एक ही दिन में इसने दिया है इस कैंडल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, इस स्पेल का। तो ये बनता है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जो टेक्निकल बंदे हैं, फंडामेंटल, जो डीपली मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना, वो ज़रूर इस चीज़ को समझ रहे हैं, और जो समझने की कोशिश करें वो मज़ीद इस पर थोड़ी सी जो है ना कंसंट्रेशन करेंगे, ज़रूर समझेंगे जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ना, जो भी बातें हो रही हैं, मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अब एक चीज़ आ जाते हैं यहाँ पर, जो मैं आपको क्लियर बता दूं कि साइकिल, जोन और स्पेल ये क्यों ज़्यादा मायने रखते हैं, क्यों इन पर क्यों ज़्यादा बात हो रही है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, देखिए इंडेक्स ने अपना जो है लो लगाया था इस वाले जो साइकिल का, वो 26/3/2020 को लगाया, ठीक है। 27,046। पायनियर सीमेंट ने लगाया 8वें महीने 2019 में, ठीक है। 7-8 महीने पहले ये लो लगा लेता है अपना, इंडेक्स आकर लगाता है 7-8 महीने बाद में। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो 8-8 6-6 महीने इंडेक्स से अगेंस्ट जा रहा हो, आगे पीछे चल रहा हो, तो उसका इंडेक्स के साथ क्या लेना देना है। इसी तरह से हाई जो है इंडेक्स लगाता है 6 महीने 2021 में अपना 48,981। पायनियर सीमेंट लगाता है दूसरे महीने में 2021 के 146.13, यानी कि पायनियर सीमेंट लगाता है दूसरे महीने में अपना हाई, और इंडेक्स लगाता है 6ठे महीने में। इसका मतलब कि पायनियर सीमेंट 4 महीने पहले इंडेक्स से अपना हाई लगा चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4-4 महीने, 8-8 महीने, साल का अगर गैप आ रहा है इंडेक्स के काम करने में और स्क्रिप्ट के काम करने में, तो यहाँ से वाज़ेह तौर पर यह ज़ाहिर होता है कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का साइकिल अलग है, जोन अलग है। इंडेक्स अगर बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, तो कोई स्टॉक ऐसे भी हैं जो बेरिश जोन में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वाज़ेह तौर पर एक चीज़ें नज़र आ रही है ना। इसी तरह से आप दूसरा देख लें, DGKC को देख लें, 7वें महीने में 7वां महीना 2019 को ये अपना हाई लो लगाता है, और इंडेक्स कब लगाता है, तीसरा महीना 2020 को। ये 2020 को लगाता है, ये 2019 को लगाता है लो। तो फ़र्क कितना आ गया बीच में। हाई को देख लेते हैं, DGKC का हाई लगता है दूसरे महीने में 2021 को,
इंडेक्स का छठे महीने में लगता है, ये भी यानी कि 4 महीने पहले अपना हाई लगा चुका होता है। हम इसी तरह से NRL को देखते हैं कि NRL जो है अपना लो लगाता है तीसरा महीना 2020 में, ठीक है, तीसरा महीना 2020, और इंडेक्स का लगता है तीसरा महीना 2020। इन दोनों का जो लो लगता है वो सेम महीने में ही लगता है। हाई देखते हैं इनका किस तरह से लग रहा है। NRL का जो हाई लगता है वो तीसरा महीना 2021 को लगाता है, हाई 625 का तीसरे महीने में, ठीक है। इसी तरह से इंडेक्स लगाता है छठे महीने में जाके। लो दोनों का एक ही महीने में लगता है। इंडेक्स का जो है 3 महीने बाद में जाके हाई लगता है। NRL 3 महीने पहले ही अपना हाई लगाकर बेरिश जोन में दाखिल हो जाता है। इंडेक्स 3 महीने पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन NRL 3 महीने पहले ही बेरिश जोन में चला जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जाहिर सी बात है, डेफिनेटली जो जोन होते हैं वो 1-1 महीना भी चलते हैं, 2-2 महीने भी चल जाते हैं। इसका मतलब कि जोन बिल्कुल ही डिफरेंट है इंडेक्स का और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट किसी इंडेक्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर इंडेक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्क्रिप्ट भी पॉजिटिव ही परफॉर्म करेगा। हो सकता है आपके स्क्रिप्ट की ऐसी पोजीशन हो कि आप इंडेक्स पॉजिटिव देखकर उसमें ट्रेड कर रहे हो और वो नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा हो, तो आपका पोर्टफोलियो या आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या बन सकता है। जब तक साइकिल जोन एंड स्पेल की आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है ना, तो आप सर्वाइव मार्केट में कर ही नहीं सकते। दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ज़रूरी है कि डीप में नॉलेज होना साइकिल के बारे में, जोन के बारे में, स्पेल के बारे में, हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जिसमें आप काम करना चाहते हैं या काम करते हैं। अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बगैर लॉस के मार्केट से फिर नहीं निकल सकते अगर इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। और कम से कम इतना ज़रूर ख्याल करें कि जो पैसा आप लगाते हैं मार्केट में, जो आप पैसा माफिया को देते हैं, मैनिपुलेटर को देते हैं, वो आपके बच्चों का है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है उसके अंदर, जो आप मार्केट में आके इतने मज़े आराम के साथ दे देते हैं कि आपको बाद में जो है ना सिवाय काश के कुछ नज़र नहीं आता फिर। क्योंकि जब हाथ से निकल जाती हैं चीज़ें, वो माफिया इतना ताकतवर है कि आप बेबस हो जाते हैं। आप वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरों पर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि ये हकीकत है और ये सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं, ठीक है। इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, इन्हें कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये रियल बेस्ड चीज़ें हैं। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, डीप नॉलेज लेने की कोशिश करें। और अगर नॉलेज आ भी जाए तो बाय गॉड दिस इज़ द ट्रू कि मार्केट में सर्वाइव नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है। दिस इज़ द रियल फैक्ट। वो सिस्टम जो माफिया या जो मैनिपुलेटर की स्ट्रेटजीज़ को काउंटर करे और उसके ऊपर अपनी एक ठोस स्ट्रेटजी बनाए, आपको लेवल्स निकाल कर दे कि आपकी अपनी इतनी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आप सिस्टम के साथ फिर चल भी सकें, ठीक है। और उस मैनिपुलेटर, उस मार्केट होल्डर के माइंडसेट को आप पढ़ सकें कि वो क्या करना चाहता है और आपका जोन क्या है, स्पेल क्या है, आपका साइकिल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जाकर मार्केट के अंदर कोई काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि मार्केट से पैसा निकाला जाए। तो आई होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ये सारी नॉलेज आपके लिए काफ़ी जो है वैल्यूएबल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।